हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिक्षा स्टूडियो 2.0। आज हम लोग SY BCom सेमेस्टर 3 का बिजनेस लॉ रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो कुछ 10-15 दिन बाद हमारी एग्जाम भी है, तो बिजनेस लॉ का हम पूरा एक कंप्लीट रिवीजन करेंगे। थोड़ा डिटेल में भी रहेगा और थोड़ा समराइज भी रहेगा, ताकि फटाफट जो है आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए, और जिसने नहीं पढ़ा है उसको भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, ताकि एग्जाम में कुछ अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना मॉड्यूल 1 करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, अभी ये लॉ जो है ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है ना, बिजनेस लॉ। तो लॉ का सबसे पहले एक सिंपल मतलब बता देता हूँ आपको। अब लॉ का क्या मतलब होता है आपके दिमाग में तो है, ठीक है, बस मैं उसको थोड़ा क्लियरिटी दे देता हूँ आपको। सबको पता है लॉ क्या होता है, दिमाग में तो सबके ही है, लेकिन मैं उसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखो, लॉ का सिंपल मतलब होता है कि एक ऐसे रूल्स बनाना जो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, और उस रूल्स को कंटिन्यू फॉलो करवाना लोगों से। ठीक है, लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जो रूल्स बने हैं उसी को लॉ बोलते हैं। ठीक है, मान के चलो कि ये जगह पर आपको जो है यहाँ पर थूकना मना है, ठीक है, यहाँ पर कचरा फेंकना मना है, ये लॉ में लिखा है। ठीक है, सीधा लॉ है, इस पे रूल्स है, इस पे पूरे, है ना। तो आप यहाँ पर ये काम नहीं कर सकते ना, आपका बहुत मन कर रहा है यहाँ पर फेंक दूं कचरा या कुछ भी करूँ, आपको मनमानी आप नहीं कर सकते। अब लॉ ने क्या किया, आपके जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल कर लिया, यहाँ पर रूल्स लिख दिए, तो उसकी वजह से अब आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिर्फ रूल्स बनाना काफी नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। मतलब उसको जो है ठीक तरीके से वो यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चेक करना भी लॉ का काम है। ठीक है, अगर कोई रूल है लेकिन उसको कोई पनिशमेंट या इन्फोर्स नहीं कर रहा है, तो वो काम का नहीं है। मतलब अभी ये जो यहाँ पर लॉ बना हुआ है कि यहाँ पर आप नहीं कर सकते, लेकिन इसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है या ना फाइन है कोई भी, तो फिर कहाँ ही फॉलो करेंगे लोग, है ना। तो इसीलिए सिर्फ लॉ बनाना, रूल्स बनाना काम नहीं होता, उसको इन्फोर्स करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, वो भी लॉ का काम है। ठीक है, देखो, लॉ मीन्स अ सिस्टम ऑफ रूल्स recognized एंड enforced बाय द स्टेट टू रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट। ठीक है, स्टेट यहाँ पर जो है समझो गवर्नमेंट, ठीक है, वो रूल्स ऐसे बना रही है ताकि जो ह्यूमन कंडक्ट है उसको प्रॉपरली हम कंट्रोल रेगुलेट कर सके। मतलब सोसाइटी में जो है ऑर्डर मेंटेन रहे, किओस ना क्रिएट हो ज्यादा, इसीलिए हम लॉ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से एकदम इजी करके आपके लिए बनाया था कि अब उसको पढ़ेंगे ना, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा उसको भी थोड़ी बहुत चीजें समझ में आने लग जाएंगी। देखो, यहाँ पर मैंने अपनी व्हाट्सएप की लैंग्वेज में भी लिख दिया है, लॉ इक्वल टू रूल्स जो फॉलो करना पड़ते हैं, वरना पनिशमेंट मिलता है। लॉ का सिंपल मतलब हो गया। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा, है ना, कि चलो भाई अपन दोनों मिलके कोई काम करते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि इसका पैसा तू लेगा, इतना पैसा मैं लूंगा, है ना। ये सारी चीजें जो है कॉन्ट्रैक्ट आपने बेसिक सुना होगा, तो वही होता है कॉन्ट्रैक्ट जो आपने सुना है। कहीं भी काम करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप अपना घर बना रहे हो, तो एक वो जो घर बनाने वाले होते हैं ना, उनको क्या कड़िया बोलते हैं, तो वो कड़िए लोग हैं, उनको आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो कि ये घर हमारा 30 दिन में बन के आना चाहिए। आपके बीच में जो है टर्म्स एंड कंडीशन जो आपकी एग्री हुई, और उस पे आपने जो है पूरा साइन वगैरह करके आगे बढ़े उस काम को लेकर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो लॉ जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे सबसे पहले ना एग्रीमेंट होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में बनेगा, सबसे पहले एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट क्यों, अभी मान के चलो मुझे जो है अपने घर का काम करवाना है इस पर्सन से, ठीक है, तो हम दोनों को एक दूसरे के बीच में एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, है ना। क्या, कि भाई ये काम करवाना है मुझे, तू कितने पैसे लेगा, ये सारी चीजें उस एग्रीमेंट में हम लिखेंगे, है ना, सारी चीजें उस एग्रीमेंट में लिखेंगे। तो फिर आगे जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मतलब जब ये एग्रीमेंट है पूरा आगे जाकर के लॉ की नजर में रजिस्टर्ड हो गया, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सबसे पहले एग्रीमेंट होगा, एक पेपर लेंगे, स्टैम्प स्टैम्प पेपर वगैरह सारी साइन वगैरह लेंगे, सारी टर्म्स एंड कंडीशन इसमें लिखी रहेगी, तो वही होता है एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, मुझे घर बनाना है, मैं इसके पास गया, मैंने इसको ऑफर दिया, भाई मुझे घर बनवाना है, तू बना के देगा क्या। इसने बोला हाँ भाई बना के दूंगा और इतने पैसे लूंगा मैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात हुई। तो इसीलिए एग्रीमेंट का एज पर सेक्शन 2E
क्या होता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। मतलब मैंने क्या किया, इसको बोला कि भाई तू घर बनाएगा, इसने बोला हाँ भाई मैं बनाऊंगा, इसने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को, है ना, और इसने उसके बदले पैसे मांगा मुझे कि इतने पैसे में मैं आपको बना के दूंगा, तो वो हो गया ये कंसीडरेशन। ठीक है, यहाँ पर लॉ का सिंपल फॉर्मूला है कि अगर ऑफर है और एक्सेप्टेंस है तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑफर, मैंने इसको ऑफर दिया कि भाई तू मेरे को घर बना के देगा, इसने बोला हाँ बना के दूंगा, तो आपका एग्रीमेंट वहां पर बन गया। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि भाई ये फोन खरीदेगा क्या, बी ने बोला हाँ भाई मैं खरीदूंगा, तो एग्रीमेंट बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब एग्रीमेंट के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है वैलिड एग्रीमेंट। वैलिड एग्रीमेंट इन क्या होता है? इन्फोर्सिबल बाय लॉ। मतलब ऐसे एग्रीमेंट जो कोर्ट की नजर में आते हैं, कोर्ट उसको वैल्यू देता है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है। कल को आपके और मेरे बीच एग्रीमेंट हुआ, सारी चीजें लीगल थी, फिर कल को कोई हमारे बीच कोई भी प्रॉब्लम हुई, हम कोर्ट में गए, तो कोर्ट इस एग्रीमेंट को एज अ एविडेंस एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ भाई ठीक है आपके बीच एग्रीमेंट हुआ था, इसीलिए इसको वैलिड एग्रीमेंट बोलते हैं। दूसरा आता है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट मतलब जो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, नॉट इन्फोर्सिबल, कोर्ट उसको नहीं लेगा, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। आपने अपने बीच में एग्रीमेंट बना लिया, अब ये दोनों आपकी सेफ्टी के लिए है, आप दोनों इसको बना के बैठे, आप दोनों खुश हैं, लेकिन कल को कोई मैटर हुआ, इसको कोर्ट लेके गए, तो कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, लॉ की नजर में इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, भले ही आपकी नजर में इसकी कोई भी वैल्यू हो। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है रेंट एग्रीमेंट ज्यादातर लोग 11 बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि 11 महीने का जो है ना, वो रजिस्टर्ड नहीं करवाते ये लोग। 11 महीने का जो है ना, वो जल्दी लोग रजिस्टर्ड नहीं कराते, बस लॉयर से स्टैम्प पेपर पे बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर कल को कोर्ट बोले कि भाई ये 11 महीने वाला हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब भी आप इसको बना रहे हैं, तो आगे ये एक्सेप्ट नहीं होगा, आपका और आपके लैंडलॉर्ड के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है इसमें। ठीक है, फिर आता है वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइडेबल एग्रीमेंट मतलब कि एग्रीमेंट वैलिड होता है, जैसे ये है ना, एग्रीमेंट इसमें वैलिड है। ठीक है, एग्रीमेंट वैलिड है, लेकिन दूसरी पार्टी जो है ना, उसके पास पावर होता है कि उसको वो कैंसिल कर दे। ठीक है, वॉइडेबल एग्रीमेंट मतलब कि एग्रीमेंट जो बना था वैलिड था पूरा, बाद में जाके जो है ना एक पार्टी ने उसको कैंसिल करा दिया कि अब भाई ये इन्फोर्स नहीं होगा लॉ में, मैंने कैंसिल कर दिया है, आगे लेके जाके तू कुछ भी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये फ्रॉड के केस में हो सकता है। मतलब अगर हमने दोनों ने एग्रीमेंट बनाया, ठीक है, आगे जाके पता चला सामने वाले ने कुछ फ्रॉड किया है, सामने वाले ने झोल किया है, ठीक है, तो अब मैं डिसाइड करूंगा कि भाई मुझे कंटिन्यू करना है या कैंसिल करना है। ठीक है, जब मैंने कैंसिल कर दिया तो अब ये वॉइडेबल हो गया, कोर्ट की नजर में इसका कोई मायने नहीं था, खत्म हो गया, इसका असर सारा खत्म हो गया, इसका इफेक्ट सारा खत्म हो गया। जो स्टार्टिंग में जो है ना वो लीगल था, लेकिन बाद में खत्म हो गया। ठीक है, फिर आता है इलीगल एग्रीमेंट। अब इलीगल एग्रीमेंट तो नाम से ही पता चल रहा है कि अगेंस्ट लॉ। मतलब आपने बना दिया, आपने जो है बंदे को 2 लाख रुपया दिया कि भाई जाके इसको ठोक दे, ठीक है, मतलब इसको मार दे जाके, तो इस पे आपने एग्रीमेंट बनाया, ने बोला हाँ भाई ऑफर है, इसमें एक्सेप्टेंस भी है और कंसीडरेशन भी है, लेकिन ये काम इलीगल है ना, तो इसीलिए इसको इलीगल एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कितने एग्रीमेंट हो गए? वैलिड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट जो लॉ के खिलाफ हो, वो वो इलीगल हो गया। वॉइडेबल मतलब पहले एग्रीमेंट था, मतलब पहले जो है लीगल था, वैलिड था, लेकिन बाद में किसी ने कुछ फ्रॉड किया या उसमें कोई कमी निकली, उस वजह से एक पार्टी ने कैंसिल कर दिया, अब उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। वर्ड मतलब इसका लीगल इफेक्ट स्टार्टिंग में ही नहीं था, मतलब को जब जब ही एग्रीमेंट बना था बस आप दोनों खुश थे उसमें बना के, लेकिन कोर्ट ने तो तभी से ही बोल दिया कि भाई हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वैलिड मतलब सारी कंडीशन फुलफिल्ड है, एकदम सही तरीके से बनाया हुआ है, इसीलिए एक्सेप्टेड है। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है, तो अभी एग्रीमेंट आपने समझा कि एग्रीमेंट में सबसे पहले एक पार्टी ने ऑफर दिया दूसरे को, उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है, और उसके बीच में जो है कंसीडरेशन था, पैसे का भी इन्वॉल्वमेंट था, तो ये हो गया वैलिड एग्रीमेंट। ठीक है, ये एग्रीमेंट हो गया। अब जो एग्रीमेंट बना वो लॉ की नजर में इन्फोर्सेबल है, मतलब लॉ उसको लीगल वैल्यू दे रहा है, कोर्ट उसको लीगल वैल्यू दे रहा है, ऐसा एग्रीमेंट जिसको कोर्ट लीगल वैल्यू दे रहा है वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है,
मतलब कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, जो लॉ है उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, एग्रीमेंट एक बार समझ गया तो कॉन्ट्रैक्ट समझना एकदम इजी हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद ऑब्जेक्टिव्स में काम आया, कहीं ना कहीं काम आएगा ही जरूर। हर एग्रीमेंट जो है ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। देखो कैसे, अभी ये एग्रीमेंट है हमने बनाया, ठीक है। अब जरूरी है कि ये आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट ही बने, क्या पता ये वॉइडेबल हो गया बाद में, है ना, या वॉइड एग्रीमेंट हो गया जो इससे हमने पहले पढ़ा, तो कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं है। तो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले एग्रीमेंट होना तो जरूरी है ना, इसीलिए हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर समझा। फिर जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है एज पर सेक्शन 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके कुछ एलिमेंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है कि ये चीजें होंगी तभी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। जैसे सेक्शन 10 कहता है कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, सेक्शन 10 के हिसाब से कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब बनेगा जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उसी को एसेंशियल एलिमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक पार्टी ऑफर करे कि भाई मुझे ये काम करके दोगे, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करे, हाँ भाई मैं करके दूंगा। ठीक है, जब तक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन वो जो ऑफर है वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मतलब कि ऐसा नहीं तुमने बोल दिया कि भाई इसको मार दे मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, ये लॉफुल थोड़ी है। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी ऐसा ऑफर जो लॉफुल हो, कि भाई मेरा ये काम करके दे दे, मुझे ये रिपेयर करके दे दे, मेरा ये घर है इसमें बना के दे दे, ऐसी चीजें। दूसरा, इंटेंशन होना चाहिए। वो जो मैंने ऑफर दिया, जो पर्सन को मैंने ऑफर दिया, काम दिया, मेरा इंटेंशन होना चाहिए कि हम दोनों के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए। मतलब मैंने अगर एक करियर को बोला भाई मेरा घर बनाना है, तो मेरा जो लीगल रिलेशन उससे क्रिएट हो गया। ठीक है, हम दोनों पार्टी बन गए, वो जो है कॉन्ट्रैक्टर बन गया मेरा, और मैं उसका क्लाइंट बन गया, तो यहाँ पर लीगल रिलेशन क्रिएट हुआ। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, देन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, सीरियस डील होना चाहिए, कोई टाइम पास नहीं। जैसे मैंने सामने वाले को बोला, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को पूछा भाई आज डिनर पे चलेगी क्या, और उसने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, हमारा कोई लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं हो रहा है यहाँ पर, है ना। बिजनेस डील है तो कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लीगल रिलेशन क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, थर्ड आ जाता है लॉफुल कंसिडरेशन। अब मैंने करियर को बोला भाई मेरा घर बनाना है, उसने एक्सेप्ट किया, हम दोनों के बीच लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ, तो उसने उसके बदले बोला कि ये पूरा बनाने का 20 दिन लगेगा और 1 लाख रुपया लगेगा, तो वो होता है कंसिडरेशन। ठीक है, वो होता है कंसिडरेशन। हम्म, उसी को बोलते हैं कंसिडरेशन। मतलब किसी के बदले कोई चीज हमको मिल रही है, मतलब पैसे में, तो वो कंसिडरेशन हुआ। अदर इसके फॉर्म भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं, लेकिन जो फॉर्म है वो लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन जो हमको रिटर्न में मिल रहा है सामने वाले से, वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसा ना हो मैंने करिए बोला भाई ये मेरा काम करके दे दे, इसके बदले ये एक पुड़िया ड्रग्स ले ले, एक पुड़िया सामान ले ले, या ये गांजा विंजा जो भी है वो ले ले, उसको मैंने बोला ऐसा नहीं होगा। रिटर्न में तो मैं दे रहा हूँ उसको कुछ, लेकिन ये लॉफुल थोड़ी है। ठीक है, तो कंसिडरेशन का सिंपल मतलब है समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, फिर आता है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पार्टीज को केपेबल होना जरूरी है। मतलब ऐसा ना हो कि कोई भी उठ के, जैसे समझो किसी की दिमागी हालत सही नहीं है ना, और उसने किसी से जाकर के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई ये काम करके दो 1 लाख रुपया दूंगा। अभी इसकी तो दिमागी हालत सही नहीं है, इसके पास 1 लाख रुपया है ही नहीं, इसने केस कर दिया, है ना, तो कल को कोर्ट बोलेगा नहीं भाई ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तुम्हारी हेल्प हम नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टी जो है केपेबल ही नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, वो, तो पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, मेजर होना चाहिए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि 18+ होना चाहिए, है ना, मेजर होना चाहिए वो। सेकंड चीज साउंड माइंड, मतलब दिमागी हालत उसकी सही होना चाहिए, उसको चीजें पढ़ने की समझने की थोड़ी नॉलेज होना चाहिए, और वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए लॉ के नजर में। मतलब
कोई ऐसा पर्सन, जैसे कोई भगोड़ा पर्सन है जिसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया हुआ है, जो कंट्री से बाहर गया, तो वो लॉ की नजर में डिस्क्वालिफाइड हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कल को भाई सामने वाले को कोई हेल्प नहीं करेगा कोर्ट, कि हमने तो मना किया था भाई, पार्टी अगर केपेबल है तभी कॉन्ट्रैक्ट करो, वो ही कोर्ट में एक्सेप्ट होगा। ठीक है। फिर आता है प्री कंसेंट। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने करिए को बोला भाई मेरा घर बना दे, और उसको मैंने बंदूक की नोक पे रख के बोला कि भाई मेरा घर बना 10 दिन के अंदर, नहीं तो ठोक दूंगा, नहीं तो मार दूंगा तेरे को, पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बेचारे ने हाँ बोल दिया, ऑफर भी हुआ, एक्सेप्टेंस भी हुआ, साइन वगैरह भी कर दिया, सब कुछ हुआ, लेकिन बेचारे का कंसेंट फ्री थोड़ी था, उससे जबरदस्ती करवाया गया एक्सेप्ट, तो उसी को जो है प्री कंसेंट बोलेंगे। ठीक है। तो कंसेंट मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय, इनमें से कोई भी तरीके से अगर कॉन्सेंट लिया हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। सबसे पहले गलती से, फिर हमने कुछ गलत दिखाया, जैसे ना कुछ पेपर वर्क गलत दिखा दिया, तो सामने वाले को लगा हाँ सब चीज सही लग रही है, वो बेचारा आ गया उसमें, हमने उसको चीट किया, फ्रॉड करने के चक्कर में हमने सोचा कि भाई इसको काम दे देता हूँ, काम हो जाएगा, फिर भाग जाऊंगा यहाँ से, मेरा इंटेंशन नहीं फ्रॉड करना था, तो उसको भी नहीं पता था। फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब वही बंदूक वगैरह प्रेशर में डाल के, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल के कि भाई ऐसा ऐसा हो जाएगा जल्दी कर, नहीं तो। फिर आता है कोएजन। कोएजन का मतलब होता है फोर्स करके, वो बंदूक रख दिया और मार दिया, ऐसा। ठीक है। जबरदस्ती या धोखा नहीं होना चाहिए, कॉन्सेंट एकदम क्लियर होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से बोले हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों के बीच में ना जो कॉन्ट्रैक्ट करने का ऑब्जेक्ट है वो लीगल होना चाहिए। मैंने बोला कि भाई तू मेरा घर बना, है ना, तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट क्या था, घर बनवाना, और इसका ऑब्जेक्ट है इसके बदले इसको पैसा मिलेगा, तो मेरा ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर है, लीगल भी है। अब मैंने इसको बोला कि भाई जा, ये बंदा है, इसके दुकान पर से जाके चोरी कर ले, और माल जो है आधा आधा लेंगे, और हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये तो भाई नहीं एक्सेप्टेबल है, ऑब्जेक्ट ही गलत है हमारा यहाँ पर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है। फिर सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म्स एंड कंडीशन है वो एकदम क्लियर और डेफिनेट होना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ मेंशन होना चाहिए कि पढ़ने पर समझ में आ जाए। दूसरी बात, वो करने लायक भी होना चाहिए, ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन इसमें नहीं होना चाहिए कि जो बंदा कर ही ना पाए, तो वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है। फिर आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है ना पॉसिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा ये घर बना रहा था, इसका तो काम ही ये बना लेगा ना, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म कर पाएगा अपने एंड से, और मेरे पास भी 1 लाख रुपया मैं इसको दे दूंगा, मैं भी अपने एंड से परफॉर्म कर पाऊंगा। बट कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐसा है जिसमें हम में से कोई भी एक पार्टी परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, बोल दिया हाँ भाई कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कर ही नहीं सका, वो पॉसिबल नहीं है और आगे नहीं कर रहा है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है। मतलब इम्पॉसिबल का कॉन्ट्रैक्ट अगर वैलिड नहीं होता है, कोई ऐसी चीज जो इम्पॉसिबल है करना, मान के चलो फाइंडिंग ट्रेजर बाय मैजिक, देखो ये, कि भाई चलो खजाना ढूंढते, कुछ जादू उदू से कोई ब्लैक मैजिक करते, ऐसा ऐसा हम दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आधा आधा बांट लेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में नहीं माना जाएगा। तो एक सिंपल आता है लीगल फॉर्मेलिटी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है रिटर्न और रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है। कुछ तो मैंडेटरी होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है मैंडेटरी होते हैं कि इसको रजिस्टर्ड करवाना है, और एकदम क्लियर रिटर्न में होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड का मतलब होता है अगर एग्रीमेंट जो है ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लॉ ने ऑलरेडी वॉइड डिक्लेयर किया हो, मतलब लॉ ने पहले ही बोल दिया कि भाई ये जो एग्रीमेंट है वॉइड है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है मार्केट में, तो वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जाए। ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आया होगा, ये 10 का जो एलिमेंट है, अगर ये 10 एलिमेंट फुलफिल होते हैं प्रॉपर तरीके से जो इनमें लिखा है, तभी वो जो है कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा, वरना नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। ये टॉपिक जो है ज़्यादातर थियरी में पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस के हिसाब से पूछ सकता है इसको। ठीक है। तो सबसे पहले ना काइंड्स ऑफ मतलब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने कितने टाइप के, कैसे कैसे तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनको ना 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया है। ठीक है। इनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया है। ए, बी और सी कॉन्ट्रैक्ट जो है या तो वैलिडिटी के हिसाब से हो सकते हैं,
या उनका जो ऑपरेशन, जो फॉर्मेशन का तरीका है उसके हिसाब से हो सकते हैं, या परफॉर्म, जो पार्टी उन दोनों में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो परफॉर्म कर रही हैं उसके हिसाब से भी हो सकते हैं। अब पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है उनको। फर्स्ट आता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी। सबसे पहले इसमें आ गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमने वैलिड एग्रीमेंट देखा था वैसे ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। जब वो सारे एलिमेंट्स देखे थे हमने, 10 11 एलिमेंट्स जो थे, ठीक है, जैसे पार्टी जो है बराबर होना चाहिए, कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, ये सारे जो एलिमेंट हमने पढ़े थे, वो एलिमेंट फुलफिल होने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो वो लॉ की नज़र में भी रहेगा, उसी को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ की नज़र में है, वैलिड है, उसका अफेक्ट भी है, आगे जाके कोई प्रॉब्लम होगी तो लॉ, जो कोर्ट है वो बोलेगा कि हाँ भाई इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट बना, समझो एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट बनने के बाद उसको रजिस्टर्ड किया, कॉन्ट्रैक्ट, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया वो। उसके बाद जो ये पार्टी थी और ये पार्टी थी, इनमें से एक ने जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था अपना पार्ट वो नहीं निभाया, उसने वो काम नहीं किया, तो इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। फॉर एग्जाम्पल, कोई फ्री कंसेंट नहीं था, फ्रॉड किया, मतलब इसने जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया कुछ चीजें छुपा लिया, अब इस बंदे को बाद में जाके पता चला, जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया तब तक तो ठीक था, वैलिड था, लेकिन बाद में इसको पता चल गया कि इसने कुछ चीजें जो है छुपाया मेरे से, तो अभी मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, तो इसीलिए अब वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है। फिर थर्ड आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो स्टार्टिंग से ही इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं था, कोर्ट ने बोला भाई हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसमें बोला भाई मेरा ये काम करके दे, ठीक है, फिर इसके बदले जो है मैं तुझे समझ ले ब्लैक मनी दूंगा या ड्रग्स दूंगा, इसके बदले जो कंसिडरेशन रिटर्न में मैं सामान दे रहा हूँ वो लीगल नहीं है, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड था, कोर्ट की नजर में इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। फिर आता है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कोर्ट है उसको इन्फोर्स नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया, वो वैलिड था, सब चीजें ठीक थी, वैलिड है, लेकिन बाद में कोर्ट ने बोला भाई हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें टेक्निकल डिफेक्ट निकला, जैसे कि उस कॉन्ट्रैक्ट में स्टैम्प ड्यूटी जितनी भरना चाहिए थी उतनी नहीं भरी, या कहीं पर स्टैम्प की कमी है, कहीं पर जो है साइन की कमी है, ठीक है। मतलब एग्रीमेंट सही है, सारी चीज सही है, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं हुई, उसी को अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है, मतलब फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की आपने, कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी। अभी आया क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है, जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो उसको जो है हम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन बोलेंगे। सबसे पहले जो है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट जो हम करना चाहते हैं वो एकदम क्लियरली मेंशन है, ठीक है, एकदम क्लियरली हमने बोल दिया कि भाई मैं तुमको अपनी ये जो टीवी, अपनी जो साइकिल, अपनी बाइक बेचूंगा, इतने रुपए में तुम लोगे? उसने बोला हाँ भाई ले लेता हूँ, तो दोनों के बीच में जो है क्लियरली एक्सप्रेस हुआ कि मैं क्या चाहता हूँ, वो क्या चाहता है, तो उसी को जो है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। मैंने अपनी चाहत बता दी, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, इसको जो है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। फिर आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, जो बोला गया, लिखा है वगैरह वगैरह, जो हमने चीज़ें एक्सप्रेस की तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया। वैसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कुछ बोला नहीं है या कुछ लिखा वगैरह नहीं है, लेकिन हरकत, हमारी कोई हरकत या हमारे कोई एक्शन से हम ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गए, उसको जो है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। वो हमने ना बोला कि भाई हम ये करेंगे, ना हमने किसी को ऑफर दिया, लेकिन ऑटोमेटिकली ये अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे अगर आपने ये हरकत करी तो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप बस में चढ़े, तो आप टिकट लेने का कॉन्ट्रैक्ट आपको बन गया, मतलब आपको टिकट लेना ही पड़ेगा आपको। आप ये नहीं बोल सकते बस में चढ़ कि भाई ये कहाँ लिखा है कि टिकट लेना है मुझे, आप ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये जो है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अपने एक्शन डिसाइड कर रहे हैं कि आप उन कॉन्ट्रैक्ट में है या नहीं है।
ठीक है, सीधी सीधी आपने एक्शन किया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बस में चढ़े, टिकट लेना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर थर्ड कैटेगरी आती है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है, तीन टाइप के ये इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब दोनों पार्टीज ने अपना काम जो है कंप्लीट कर दिया, एग्जीक्यूट हो गया, वो खत्म हो गया। ठीक है, मतलब मैंने बोला कि भाई तू मुझे घर बना के दे, है ना, इसने घर बना दिया, मैंने अपना पैसा इसको दे दिया, मैंने भी अपना परफॉर्मेंस कर दिया, उसने भी अपना परफॉर्मेंस कर दिया, हम दोनों ने अपने अपने काम कर दिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट बना था वो पूरा हो चुका। ठीक है, कार बेचा मैंने, अपनी पेमेंट कर दिया, डन, दोनों काम हो गए, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि काम अभी पेंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि भाई मेरा ये घर बनाओ, इसने बोला 1 लाख रुपए लगेगा, मैंने इसको 50,000 रुपया जो है एडवांस पेमेंट कर दिया, इसने काम भी स्टार्ट कर दिया, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, मैंने पूरा पेमेंट दिया, तो अभी जो है काम बचा हुआ है, परफॉर्मेंस करना बचा हुआ है, उसी को एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है, फिर आता है पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटरी। ये मिक्स सिचुएशन है, जैसे एक पार्टी ने अपना काम कर दिया, दूसरी ने नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इसने जो है बोला, मैंने जो है इसको बोला कि भाई मेरे को घर बना के दे दो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अगले महीने या 2 महीने बाद मेरे पास पैसे आएंगे, मैं फौरन तुमको दे दूंगा। तो बोला ठीक है भाई, 2 महीने बाद आप दे देना, कोई बात नहीं। ठीक है, इसने बना दिया अपना, 20 दिन में घर बना के मुझे दे दिया, लेकिन मैंने अभी तक इसको पैसे नहीं दिया, मैंने अपना परफॉर्मेंस नहीं निभाया, मतलब अपना काम मैंने नहीं किया, उसी को आधा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका, आधा अभी एग्जीक्यूटरी है बचा है, उसी को पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटरी बोलेंगे। ठीक है, फिर आता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ना सिर्फ एक पार्टी को परफॉर्म करना है, सिर्फ एक पार्टी को परफॉर्म करना है, दोनों का करना जरूरी नहीं है। इस केस में क्या है, मुझे पैसा देना है, इसको घर बनाना है। लेकिन यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर एक पार्टी है, उसको ही काम करना है, दूसरे को नहीं, तब भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल कि भाई ये मिसिंग पर्सन का पोस्टर लगा दिया मैंने, जो इसको ढूंढ के लाएगा वो इतना पैसा उसको मिलेगा। ठीक है, अब बंदे ने ढूंढ के लाया, पैसा मिला। ठीक है, फिर लास्ट आया बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों पार्टीज जो है उन्होंने प्रॉमिस किया कि एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, मतलब सिंपली दोनों ने प्रॉमिस किया कि कुछ चीजें एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए कार बेचता है और बी पैसा देता है, तो दोनों साइड से कमिटमेंट हुआ, है ना, जो कमिटमेंट है दोनों साइड से होगा, तो उसी को बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ज्यादातर अभी जो हमने कॉन्ट्रैक्ट देखे वो बायलैटरल ही होते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों पार्टी जो है कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई मैं तुझे कार दूंगा, ये बोलता है कि मैं तुझे इसके बदले बाइक दूंगा अपनी, तो ये जो है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक खत्म होता है। हमने अब तक क्या पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट के इतने टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट के, और कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई कैसे करते हैं, और एग्रीमेंट क्या होता है वो पढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हमने पढ़ा था ना, एक पार्टी ऑफर दे रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, बीच में कंसिडरेशन भी है, तो वो जो है ऑटोमेटिकली एग्रीमेंट बन जाता है ना। तो उसको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, ये रहा सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए। ये कैसे पढ़ना पता है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन ए। अभी आपको एग्जाम में याद नहीं रहेगा ये सारे सेक्शन, फिर भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करना है अगर इससे रिलेटेड आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, तो आप लिख देना अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फिर उसके बाद अपना आंसर शुरू करना। ठीक है, अभी हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे। तो सिंपली ना, ऑफर का मतलब है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर, ही इज सेड टू मेक एन ऑफर। सिंपल, ऐसा पर्सन जो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि ये काम कर दो मेरा, या ये काम मत करो, है ना, तो उसी को जो है ऑफर बोलेंगे। ठीक है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग में समझो, तो विलिंगनेस जहां पर है,
और इंटेंशन टू गेट एक्सेप्टेड, मैंने ऑफर दे दिया लेकिन बस मुझे फर्क नहीं पड़ता सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा, मैं दे के चले गया, तो वो ऑफर नहीं कहला जाएगा। मैंने एक प्रॉपर अपना इच्छा जाहिर किया कि मुझे ये काम करवाना है, सामने वाले का जवाब सुनने के लिए मैंने वेट किया, हाँ या ना बोला, उसने एक्सेप्ट किया या नहीं किया, तो वो जो है एक ऑफर, वैलिड ऑफर कहलाया जाएगा। ठीक है। ऑफर में दो टाइप के टर्म होते हैं, एक ऑफरर और एक ऑफरी। ऑफरर जो ऑफर करता है, ऑफरी जिसको ऑफर दिया जाता है। मैंने कड़िए को बोला था कि मेरा घर बना दो भाई, तो मैं ऑफरर हुआ और ये जो बना ऑफरी। ठीक है। अब इसके भी कुछ एलिमेंट्स है, कुछ कंडीशन है कि वैलिड ऑफर जब बनता है तो कुछ उसकी कंडीशन होगी तभी बनेगा। क्या? कि विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब इसके पास मेरी बात पहुंच जानी चाहिए और इसका जो है एक्सेप्टेंस मुझे लेना है, कि इसका जो है मुझे एक्सेप्टेंस लेना चाहिए। और हम, मेरा जो इंटेंशन है कि हमारे बीच एग्रीमेंट क्रिएट हो। ऐसा नहीं है कि मैंने तेरे को ऐसी हवे में बोल दिया, तूने हवे में जवाब दे दिया, ऐसा नहीं है। मेरा प्रॉपर इंटेंशन है कि भाई मुझे ये काम करवाना है, तो इससे इसके लिए मैं आगे एग्रीमेंट भी बनाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट भी करवाऊंगा, तो वो ही ऑफर वैलिड कहलाया जाएगा। अब ऑफर जो है ना, उसके अलग अलग तरीके हैं। ठीक है। कैसे हम ऑफर कर सकते हैं किसी को? सबसे पहले एक्सप्रेस ऑफर, मतलब मैंने किसी को ईमेल कर दिया, फोन कर दिया या लेटर भेज दिया कि भाई मुझे ये काम करवाना है, सामने वाले ने वापस रिप्लाई में मुझे भेजा, वो हो गया एक्सप्रेस ऑफर। क्लियरली मैंने अपनी बात एक्सप्रेस किया। वाई? फोन कॉल, लेटर, रिटर्न, स्पोकन, मतलब अलग तरीके से। ठीक है। फिर आता है इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर मतलब मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ, ठीक है, अब बस आई यहाँ पे, अब मैं बस में चढ़ गया, ठीक है, मतलब ये इम्प्लाइड ऑफर हो गया, मैंने कुछ बोला नहीं, ना उसने, बस वाले ने कुछ बोला। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब मैं बस में चढ़ा, मुझे पैसे देना ही पड़ेंगे। यहाँ पर वो रिटर्न में अभी भी क्या, मैं बस वाले को ईमेल करूंगा कि क्या भाई मैं बस में चढ़ सकता हूँ, उसके बदले आप पैसे ले लेना, ये नहीं चलता है। इम्प्लाइड ऑफर में जो सिचुएशन है, जो एक्शन है, उससे डिसाइड हो जाता है कि हमने ऑफर कर दिया है। ठीक है। फिर ऑफर हम किसको या कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले स्पेसिफिक ऑफर, मैंने करिए को बोला कि मेरा घर बना दे भाई, तो ये हो गया स्पेसिफिक ऑफर। एक पर्सन को मैंने डायरेक्टली ऑफर किया कि भाई ये काम करेगा, इसके बदले पैसे दूंगा। दूसरा होता है जनरल ऑफर, मतलब कि भाई ये बंदा जो है मेरा गुम गया है, ये मेरा सामान गुम गया है, इसको जरा कर दो। या फिर मैंने न्यूज़पेपर में ऐड कर दिया कि मुझे जो है अपने घर का ये सारा सामान जो है, ये सारी चीजें ठीक करवाना है। कोई भी जो पर्सन इंटरेस्टेड है तो मुझे ईमेल करो, मुझे मैसेज करो, मुझे उससे काम करवाना है। ये मैंने पूरी पब्लिक को ऑफर कर दिया। ठीक है, तो उसको जो है जनरल ऑफर बोलेंगे। फिर आता है ऑफर टू क्लास, जब एक स्पेसिफिक पर्सन नहीं, स्पेसिफिक ग्रुप को हमने ऑफर दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट यूनियन है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें, तो उनके पूरे ग्रुप को हमने ऑफर दिया कि तुम सारे जो है हमारी टीम के लिए खेलोगे। ये जो है एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए हमने ऑफर किया है, तो उसी को ऑफर टू क्लास बोलेंगे। ठीक है। फिर आता है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, जैसे हमने वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा, वैसे ही ऑफर की भी कुछ कंडीशन है। सबसे पहले एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होना चाहिए। टर्म्स जो है क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं किसी को समझ में नहीं आना चाहिए या दिखना नहीं चाहिए या कोई अलग ही लैंग्वेज में होना चाहिए, ऐसा नहीं, एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है ऑफर जो है जनरल हो सकता है या स्पेसिफिक हो सकता है। ऑफर जो है कम्युनिकेटेड होना चाहिए, प्रॉपर सामने वाले को पता होना चाहिए, सामने वाले तक तुम्हारी बात पहुंचनी चाहिए, तभी वो ऑफर कहलाया जाएगा। इस चीज पे एक केस लॉ भी है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इसमें क्या हुआ था कि जो नौकर है, जो सर्वेंट है, उसको बोला गया था कि इस पर्सन को ढूंढ के लाओ। ठीक है। तो फिर ये बंदा जो है, मतलब जो सर्वेंट है, वो ढूंढने चला गया। बाद में मालिक ने ऑफर दिया कि जो भी ढूंढ के लाएगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। अब ये जो सर्वेंट है उसको ढूंढ के लेके आ गया, लेकिन मालिक ने इसको रिवॉर्ड देने से मना कर दिया। तो फिर कोर्ट ने वही बोला कि ये जो है वैलिड ऑफर नहीं था, क्योंकि इसने जो है ना पूरी कंडीशन बिना समझे एक्सेप्ट किया था। इसने सिर्फ इतना ही सुना कि पर्सन को ढूंढ के लाना है, ये चले गया। बाद की जो कंडीशन थी कि रिवॉर्ड मिलेगा, ये उसने नहीं सुना। ठीक है। फिर जो ऑफर है मस्ट नॉट फोर्स एक्सेप्टेंस, जिसने मतलब ऑफर रही है, मैंने जैसे मैंने बोला इस कड़ियों को कि मेरा घर बना दे, मैं जबरदस्ती नहीं बोल सकता नहीं भाई बना के ही दिखा मेरे को, नहीं तो मारूंगा, तो वो नहीं चलेगा।
फिर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइलेंस इज नॉट द एक्सेप्टेंस। अगर कोई बंदा चुप है तो हम उसको एक्सेप्टेंस मान करके आगे नहीं बढ़ेंगे। इस पे जो है भी एक केस लो था, वो बुक में दिया हुआ है, ठीक है, फेल्थ हाउस वर्सेस बिंडले करके केस था। फिर आता है, प्राइस कोटेशन इज नॉट एन ऑफर। मतलब मैंने बोल दिया कि ये फोन जो है 20,000 का है, तो ये चीज जो है ऑफर नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, मतलब सिर्फ मैंने प्राइस बोल दिया, सामने वाले बोला भाई ये फोन 20,000 का है, उसने बोला अच्छा, तो उसने बोल मान लिया कि भाई इसने मुझे ऑफर दिया था कि 20,000 में बेच रहा है, कल को वो कोर्ट केस कर देगा कि इसने बोला था और आज डिनाई कर रहा है। ऐसा नहीं है, उसने कोई ऑफर ही नहीं दिया, उसने तो सिर्फ प्राइस बोला, तो इसीलिए प्राइस कोटेशन इज नॉट एन ऑफर। ठीक है, फिर ऑफर भी कुछ टाइप के आते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेस जो बोला गया, इम्प्लाइड जो हमने ऑटोमेटिक बस वाला समझा था, जनरल जो पूरी पब्लिक को दिया गया, स्पेसिफिक किसी पर्सन को या किसी क्लास ऑफ पीपल्स को हमने किया हुआ। फिर फिर आता है क्रॉस ऑफर, कंटिन्यूस ऑफर, काउंटर ऑफर। आप समझा तो देखो, क्रॉस ऑफर का क्या मतलब होता है कि दोनों पार्टी जो है सेम टाइम पे सेम ऑफर भेजती हैं। ठीक है, मतलब ए ने जो है मतलब लेटर भेजा किसको, बी को, और बी ने भी वही सेम लेटर भेजा इसको, ए को। ए ने बोला क्या मेरी कार खरीदोगे, और बी बोलता है क्या तुम अपनी कार बेचोगे। सेम टाइम पे दोनों ने जो है ऑफर किया, तो उसको बोलेंगे क्रॉस ऑफर। ठीक है, क्या, क्रॉस ऑफर। फिर आता है काउंटर ऑफर। मतलब ए ने बोला कि भाई ये रही 50,000 में मेरी कार, खरीदेगा क्या तू। बी बोलता है 50 में नहीं, मैं 40,000 में खरीदूंगा। मतलब इसने क्या किया, इसके ओरिजिनल ऑफर को चेंज करके अपना ही एक नया ऑफर दिया, उसको काउंटर ऑफर बोलेगी। ठीक है, फिर आता है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर में क्या होता है कि जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया कि भाई मैं तुझे ये सामान जो है 100 रुपए के हिसाब में दूंगा, जब भी तू मांगेगा तब मैं तेरे को 100 रुपए के हिसाब में दे दूंगा। आने वाले 6 महीने बाद मांगेगा, 1 साल बाद मांगेगा, 2 साल बाद मांगेगा, तब भी मैं तुझे 100 रुपए में ये प्रोडक्ट दे दूंगा। तो इसी को स्टैंडिंग ऑफर बोलते हैं। ये ऑफर कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ये बीच में खरीद लिया इसने तब 100 में मिला, इधर 1 साल बाद खरीदेगा तो 100 में इसने दिया। ये ऑफर चलता रहेगा, इसी को स्टैंडिंग ऑफर बोलते हैं। ठीक है, फिर ऑफर हमारा अभी कंप्लीट होता है। फिर आता है एक्सेप्टेंस, सेक्शन 2 सब सेक्शन बी के हिसाब से। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब जब भी जिस पर्सन को हमने ऑफर दिया है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भाई मैं ये काम करूंगा, उसी को जो है एक्सेप्टेंस बोलेंगे, तब वो चीज जो है एक्सेप्टेंस में आ जाएगी। व्हेन द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट, द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। असेंट मतलब अपना कंसेंट दे रहा है, मान रहा है, एग्रीमेंट एग्री कर रहा है कि हाँ भाई मैं ये काम करूंगा। ठीक है, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था वो जाके एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, और वैलिड एक्सेप्टेंस के क्या रूल है कि जब भी कोई एक्सेप्टेंस है उसको वैलिड माना जाएगा, तो क्या चीजें हम देखेंगे वैलिड मानने के लिए। सबसे पहले मस्ट बी गिवन बाय ऑफरी, मतलब जिसने ऑफर दिया है, ठीक है, उसी को एक्सेप्टेंस हमें देना पड़ेगा। मतलब मैंने जो है समझो मिस्टर ए को बोला कि भाई ये काम करोगे तुमको 10,000 रुपये दूंगा, वो ही मिस्टर ए ही मुझे जब एक्सेप्टेंस देगा तभी वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा, तब तक नहीं। ठीक है, कोई और बंदा एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ भाई मैं करके दूंगा आपका, भाई नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, जिसको बोला वही करेगा। ठीक है, ए को मैंने बोला, ए ने बोला बी को कि भाई बाइक सेल करना है, सी ने एक्सेप्ट किया हाँ भाई मुझे चाहिए, नहीं, इनवैलिड। सिर्फ ऑफर ही जो है वो ही एक्सेप्ट करेगा। फिर आता है मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। अब मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल मतलब जो एक्सेप्टेंस है सेम टर्म्स पे होना चाहिए, जैसा मैंने ऑफर किया था। ठीक है, और उसको बोला था ये काम करोगे, इतना इतना पैसा दूंगा, और उसने लीगली सारी चीजों पे एक्सेप्ट कर लिया और मुझे बोल दिया कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ। ठीक है, तो उसको जो है एक्सेप्टेंस माना जाएगा, वैलिड एक्सेप्टेंस, वरना नहीं। ठीक है, जैसे ए ने ऑफर किया कि 1 लाख में कार चाहिए क्या, बी बोलता है 90,000 में, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, उसने उल्टा काउंटर ऑफर कर दिया, जो इससे पहले हमने पढ़ा था, देखो काउंटर ऑफर, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस है जो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब जो एक्सेप्टेंस है वो क्लियरली पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, मतलब मैंने बोला कि हाँ भाई ये काम करना है मुझे, मैं रेडी हूँ करने के लिए, लेकिन मैंने उसको जो ईमेल भेजा वो ईमेल गया ही नहीं।
ठीक है, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, सिर्फ मन में सोचना जो है वो वैलिड नहीं है, दिमाग में हाँ बोला तो भी वैलिड नहीं है, या फिर हमने चीजें सही से कम्युनिकेट नहीं हुई तो भी वैलिड नहीं है। एक्सेप्टेंस ऑफरर तक प्रॉपर पहुंच जाना चाहिए। इस पे एक केस लॉज है, ब्रोकडेन वर्सेस रेलवे कंपनी। ठीक है, इसमें क्या होता है, एग्रीगेट जो एग्रीमेंट है, ड्राफ्ट बनता है बट साइन नहीं हुआ, फिर भी पार्टीज ने काम स्टार्ट कर दिया, तो कोर्ट ने बोला कि भाई एक्सेप्ट ही नहीं हुआ था। मतलब इसने जो है ना एग्रीमेंट किया था इन लोगों ने, ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ इस केस में। हाँ, और बाकी लेकिन सामने वाली पार्टी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। बाद में इसने बोला कि भाई हमारा एग्रीमेंट ही नहीं होता, तूने काम स्टार्ट क्यों किया, मैं पैसे नहीं दूंगा। कोर्ट बोलता है सही बात है, प्रॉपर एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं था, तो तुमने काम स्टार्ट क्यों किया। ठीक है, वैसे ही आता है साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी पढ़ा था। मतलब अगर मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। मैंने ना भी नहीं बोला, हाँ नहीं बोला तो ना भी नहीं बोला, तो वो भी एक्सेप्टेंस नहीं है। इस पे भी एक जो मैंने इससे पहले बताया था, फेल्थ हाउस वर्सेस विंडले, ये केस लॉज है। इसमें क्या होता है कि जो अंकल है वो अपने नेफ्यू को बोलता है कि अगर तुमने रिप्लाई नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि जो तुम्हारा घोड़ा है वो मेरा है, तुमने मुझे भेज दिया। अब नेफ्यू ने रिप्लाई नहीं दिया, तो अंकल ने मान लिया कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, सब एक्सेप्ट भी हो गया, अब मैं घोड़ा ले लेता हूँ। कल को कोर्ट ने बोला नहीं भाई, वो चुप था, उसने हाँ ना कुछ नहीं बोला था, तो इसीलिए वो चीज तुम्हारी नहीं है। ठीक है, मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर मतलब जो ऑफरर है, मतलब मैंने ऑफर दिया, वो बोलता है कि ये स्पेसिफिक मेथड फॉलो करना, मतलब मुझे रिप्लाई जो है ईमेल के थ्रू ही देना, तभी एक्सेप्टेंस में मानूंगा वरना नहीं मानूंगा। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस वही मेथड में होना चाहिए जो ऑफरर ने बताया है। अगर मेथड स्पेसिफाई है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर प्रिस्क्राइब नहीं है तो वो कोई रीजनेबल मेथड से भी भेज सकता है। फॉर एग्जांपल उसकी मर्जी, फोन कॉल करे, बस मेथड जो है रीजनेबल होना चाहिए और वो पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, ऑफर ही तक पहुंच जाना चाहिए। फिर मस्ट बी विद इन रीजनेबल टाइम, मतलब एक्सेप्टेंस जो है टाइम लिमिट के अंदर हो जाना चाहिए। अगर डिले हुआ तो ऑफर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पेरिशेबल गुड, मतलब मिल्क, फ्रूट, जो प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाते हैं, तो अभी तुमने उसको बेचने का ऑफर दे दिया, अब उसने 2-3 दिन बाद उसको एक्सेप्ट किया और तब तक गुड्स खराब हो गए, तो वो एक्सेप्ट जो है एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं कहलाया जाएगा। कल को उठ के वो केस नहीं कर सकता कि भाई तुमने ऑफर दिया था, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, फिर भी तुमने जो है वो चीज मुझे नहीं दी, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड ऑफर। ठीक है, जो एक्सेप्टेंस हम करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे ऑफर, या जो हम ऑफर देंगे, उसका कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन है ना, offer must be communicated to the other party so that its acceptance may constitute a contract। ऑफर जो है प्रॉपरली पार्टी तक पहुंच जाना चाहिए ताकि वो अपना जो है एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करे और फिर जाकर के कॉन्ट्रैक्ट बने। ऑफर तभी वैलिड है जब दूसरे बंदे को पता हो। ऑफर तभी काम है जब सामने वाले को पता हो, वरना मतलब नहीं है उसका। अब जो ऑफर है वो कब कंप्लीट होगा, जब हमने ऑफर किया और वो ऑफर ही जिसको ऑफर किया उसकी नॉलेज में आ गया, उसको पता चल गया, उसने मैसेज जो है देख लिया, उसने मेल देख लिया, या उसने सुन लिया कि सामने वाले ने उसको ऑफर दिया है, तो वही हम जो है मान लेंगे कि ऑफर कम्युनिकेट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेटर जो है 1 जनवरी को पोस्ट किया, जिसमें मैं ऑफर दे रहा हूँ कि मुझे ये चीज खरीदना है, और वो सामने वाले को 7 जनवरी को मिला, तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, 7 को। एक को मैंने ऑफर दिया, वो डेट वैलिड नहीं है, जब उसकी नॉलेज में आया, ठीक है, जब उसकी नॉलेज में आया तब वो ऑफर जो है कम्युनिकेट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक्सेप्टेंस का भी रूल है कि ऑफर 1 को भेजा, मिला 7 को, एक्सेप्टेंस जो है 10 तारीख को उसने भेजा अपने यहाँ से, 15 तारीख तक एक्सेप्टेंस मुझ तक पहुंचा, तो जो 15 तारीख है वो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन माना जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये कुछ रूल्स है सिंपल, कि जो प्रपोजर के अगेंस्ट, जिसने प्रपोज किया है, जिसने ऑफर दिया है, उसके
हिसाब से जो एक्सेप्टेंस है तब हो गया है जब उसने पोस्ट कर दिया, मतलब मैंने ऑफर दिया, सामने वाले ने अपना एक्सेप्टेंस जो है भेज दिया, ठीक है, मुझ तक पहुंचा नहीं है, भेज दिया, तो मेरे एंड से एक्सेप्टेंस हो गया। लेकिन जो एक्सेप्टर है सामने वाला जिसको एक्सेप्ट करना है, उसके एंड से कब होगा, जब मुझ तक एग्जैक्टली पहुंच जाएगा, तब उसके एंड से और जो कम्युनिकेशन हो गया है प्रॉपर, उसके एंड से वैलिड एक्सेप्टेंस हो गया है, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, इसका रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसिल करना, ठीक है। या तो फिर ऑफर वगैरह हो गया है, उसको पहले हाँ बोल के फिर बाद में मना कर दिया उसने, ऐसा है कि कैंसिल कर दिया एक हिसाब से, तो उसको जो है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल बोलेंगे, ठीक है। इसमें दोनों चीज हो सकती है, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी होता है। अभी यहाँ पर हम रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये ऑफर जो है, मैंने इसको ऑफर दिया, ये रिवोक मैं कब कर सकता हूँ, अभी मैंने मेल भेज दिया, अब मैंने भेज दिया, मुझे याद आया कि नहीं यार मेरे को इससे ये काम नहीं कराना है, तो मुझे रिवोक कैंसल उसके एक्सेप्ट करने से पहले करना पड़ेगा, ठीक है। प्रपोजल कैन रिवोक बिफोर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड, ठीक है। और एक्सेप्टेंस रिवोक तब होगी जब तक वो प्रपोजल तक ना पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने बोला इस लड़के को कि मेरे घर का काम करके चाहिए मुझे, इसको मैंने ईमेल कर दिया, अब मैंने बाद में ध्यान दिया कि नहीं भाई इससे नहीं करवाना, दूसरे से करवाना है, मैंने इसको जो है इसके पहुंचने तक ये कैंसिल करवा दिया, ठीक है। तो ये हो गया रिवोक, मतलब मैंने अपना ऑफर रिवोक कर लिया। वैसे ही मैंने इसको भेजा कि भाई मुझे 1 लाख रुपए में ये मेरा घर बना के दे, इसने क्या बोला, इसने बोल दिया कि हाँ भाई 1 लाख रुपए में एक्सेप्ट कर लिया मैंने, ठीक है। अब ये मुझ तक पहुंचा नहीं है, उससे पहले इसके दिमाग में आया कि मैंने 1 लाख रुपया कुछ ज्यादा कम बोल दिया है, तो अब ये क्या करेगा, इसको रिवोक कर सकता है पहुंचने से पहले, ठीक है। तो ये होता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल या फिर एक्सेप्टेंस। अब रिवोकेशन के बहुत तरीके हो सकते हैं कि नोटिस दिया, सीधा सीधा पहले एक मेल भेजा कि मुझे ये काम करवा के तुमसे लेना है, वो मेल पहुंचने से पहले उसने दूसरा मेल भेज दिया कि भाई मुझे नहीं करवाना है, रहने दो, मैं रिवोक कर रहा हूँ। फिर लैप्स ऑफ टाइम, मतलब कि मैंने टाइम दिया था कि 2 दिन के अंदर अगर तुमने ये ऑफर एक्सेप्ट किया तभी होगा, वरना इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। तो 2 दिन तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो खत्म प्रपोजल यहाँ पर। फिर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, मतलब अगर कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कोई कंडीशन रखा कि तुम ये काम करोगे तभी जो है एक्सेप्टेंस मैं तुम्हारा एक्सेप्ट करूंगा, तुम जो एक्सेप्ट करोगे तभी हम कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इस केस में भी रिवोक हो जाएगा। फिर डेथ, मतलब एक बंदे ने ऑफर भेज दिया कि ये काम करवाना है इतने पैसों में, अब ये इस तक पहुंचा या नहीं पहुंचा वो बात की बात है, उससे पहले इसकी डेथ हो गई, तो अब ये ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर काउंटर ऑफर, मतलब मैंने पहले एग्जाम्पल में भेजा था कि भाई ये 50,000 में मैं तेरे को अपनी कार दे रहा हूँ, तो फिर इसने बोला नहीं भाई 50 में नहीं, मुझे 40 में दो, ठीक है, 40 में। तो ये ओरिजिनल जो ऑफर है वो कैंसिल हो गया, न्यू ऑफर बना, तो काउंटर ऑफर के केस में भी रिवोक हो जाएगा। और एक और चीज, मैंने ऑफर दिया कि भाई मेरे को ये काम करवाना है और अपना जवाब मुझे ईमेल में भेज दो, इसने बोला नहीं भाई मुझे ईमेल में नहीं भेजना है, तो भी ये रिवोक कर सकता है उसको, ठीक है। फिर बाकी कुछ इलीगैलिटी, मतलब अगर वो जो ऑफर है वो लीगली नहीं हुआ तो भी सामने वाला मना कर सकता है। सेम रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो सकता है, एक्सेप्टेंस जो भी है रिवोक कब हो जाएगा, प्रपोजल तक पहुंचने से पहले, ऑफर तक पहुंचने से पहले हम एक्सेप्टेंस जो है वो भी रिवोक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, ठीक है। कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि बेसिक रूल क्या है कि हर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होता है जब पार्टीज कॉम्पिटेंट हो, यानी पार्टी जो हमने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में कि एसेंशियल में, कि पार्टी जो है साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब दिमाग से सही होना चाहिए, और मेजर होना चाहिए, 18 साल के ऊपर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या हमने पढ़ा था कि एज उसकी जो है प्रॉपर होना चाहिए, और वो साउंड माइंड होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, समझ होनी चाहिए उसको, पागल नहीं होना चाहिए। वैसे ही नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जैसा मैंने बताया था कि कोई फ्रॉड है उसको कोर्ट ने या लॉ ने डिस्क्वालिफाइड कर दिया है कि इससे अगर इससे कोई रिलेशन मत रखो, तो वो केस हो गया। तो नॉन कॉम्पिटेंट मतलब कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो कैसे पता करेंगे, अगर वो माइनर है
या अनसाउंड माइंड है, दिमागी हालत ठीक नहीं है, या डिस्क्वालिफाइड किया है लॉ ने। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब दोनों पार्टीज लीगली केपेबल होगी। अब माइनर का मीनिंग लॉ के हिसाब से क्या, माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी। जनरल रूल 18 का है। कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन, कोर्ट जो है उस केस में गार्डियन भी अपॉइंट कर सकता है, कुछ कुछ लोग जो है गार्डियन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। बट सिंपल माइनर का मतलब है वो पर्सन जिसकी जो है मेजोरिटी एज पूरी नहीं हुई है और वो 18 साल अपने यहाँ पर है। माइनर एग्रीमेंट का इफेक्ट क्या होगा, मान के चलो जो एग्रीमेंट हमने कर लिया माइनर के साथ, 17 साल के या 16 साल के लड़के के साथ या लड़की के साथ, तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। और वो वॉइड कैसा होगा पता है, वॉइड अब इनिशियो। ये जो है इसका मतलब होता है वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। मतलब ये स्टार्टिंग डे वन से जब ये एग्रीमेंट हुआ था ना, आगे जाके कोई कॉन्सिक्वेंसेस हुआ तो ना इसको ठीक कर सकते हम, कुछ नहीं, कोर्ट बोलेगा भाई ये डे वन से ही वॉइड था, डे वन से ही वैलिड नहीं था। ठीक है, तो इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। ये वॉइड, वॉइडेबल, ये सब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए ही आ रहे हैं। आगे अभी बताया मैंने कि आगे जाकर भी इसको ठीक नहीं कर सकते, तो माइनर कैनॉट वैलिडेट द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर बिकमिंग मेजर। मतलब मैंने अभी इससे कॉन्ट्रैक्ट किया, ये 17 साल और 11 महीने का था। ठीक है, अब क्या हुआ, एग्रीमेंट बना लिया मैंने, हाँ, आगे जाके ये फटाक से 18 का हुआ। अब मैं इस एग्रीमेंट को ठीक नहीं कर सकता, उस चेंज नया एग्रीमेंट बनेगा वो बात अलग है, लेकिन मैं इस एग्रीमेंट को ठीक नहीं कर सकता, इसको जो है रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्रीमेंट किया इस बंदे से कि भाई तुम मुझे गोल्ड जो है मेरे मरने के बाद इतना बेचोगे मुझे। ठीक है, और उस बेचने के बाद जो पैसा है मेरे इस बच्चे को मिल जाएगा। उस टाइम बच्चा 10 साल का था या 9 साल का, कितने साल का भी हो सकता है। तो उस एग्रीमेंट में ये आ गया, बट ये एज अ बेनिफिशियरी आया। इस एग्रीमेंट का जो ओवरऑल कंसिडरेशन, जो बेनिफिट है वो इसको मिल रहा है, तो ये वैलिड है। ठीक है, फिर आता है नो स्टॉपेल। अब नो स्टॉपेल का मतलब क्या होता है पता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। माइनर झूठ बोले अपनी एज। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ इस पर्सन से कुछ खरीदना चाहता हूँ, इसने बोला मेरी एज जो है 19 है, लेकिन एक्चुअल में इसकी एज जो है 17 साल थी। ठीक है, आगे जाके इसने जो है बोला कि भाई मैं तो माइनर था, मुझे नहीं पता, तू कॉन्ट्रैक्ट में आया, मेरी कोई गलती नहीं है। तो कोर्ट बोलेगा सही बात है, भले ही इसकी गलती है, इसने झूठ बोला हो, लेकिन ये माइनर है तो इस पे केस नहीं करेंगे, तेरे पे ही होगा। तो इसी को नो स्टॉपल बोलते हैं। मतलब माइनर कैन डिनाई कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ ही मिसरिप्रेजेंटेटेड हिज एज। ठीक है, फिर लाइबिलिटी इन टॉर्ट। टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। मतलब ऐसे रॉन्ग जो छोटे मोटे क्राइम होते हैं, क्राइम में नहीं आया, सॉरी, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, जैसे अभी मेरा घर है, उसमें जबरदस्ती कोई घुस गया तो वो टॉर्ट हो गया। ठीक है, मैंने किसी को धमकी दे दिया, मैंने किसी को धक्का दे दिया, वो टॉर्ट में आया। अब मैंने बंदूक लेके किसी को गोली मार दिया, वो क्राइम हुआ। ठीक है, तो माइनर इज लायबल फॉर सिविल टॉर्ट्स। मतलब समझो मैं माइनर हूँ, 17 साल का, और मैंने जाके किसी की प्रॉपर्टी डैमेज कर दिया, किसी का मोबाइल तोड़ दिया, कार तोड़ दिया, तो भाई मैं लायबल रहूंगा, भले ही माइनर हूँ लेकिन लायबल रहूंगा। ठीक है, फिर नो इंसॉल्वेंसी। मतलब माइनर जो है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि उसकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी है ही नहीं। अभी सिंपल समझाता हूँ। इंसॉल्वेंट मतलब पता होगा ना, इंसॉल्वेंट मतलब जो आदमी बैंकरप्ट हो गया हो, दिवाला निकल गया हो। ठीक है, तो वो इंसॉल्व है। मतलब है जिसको बहुत सारे पैसे लोगों को देना है, अपने क्रेडिटर्स को वगैरह वगैरह इनको, तो अब इसके पास है नहीं, इसने खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया कि भाई मेरा दिवाला निकल गया, मैं नहीं दे सकता। तो कोर्ट से मदद मांग रहा है कि आप हेल्प करो सेटलमेंट करने में। ये चीज माइनर नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी बनती ही नहीं। भले ही इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है क्रेडिटर ने कि माइनर से, इससे हम जो है पैसे लेंगे, गुड्स देंगे, इसके बदले इसको माल देंगे। आगे जाके जो है इसने खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि स्टार्टिंग में ये लायबल ही नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड था। ठीक है, माइनर जो है पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, पार्टनरशिप आपने सुना होगा, उसमें माइनर पार्टनर ही बन सकता है, लेकिन उसको एडमिट किया जा सकता है बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में। सिर्फ बेनिफिट्स के लिए उसको हम ले सकते हैं, लेकिन पार्टनर नहीं बना सकते। फिर आता है माइनर एज एजेंट। मतलब माइनर जो है ना, किसी के बदले काम कर सकता है, इसको जो है काम करके दे सकता है। ठीक है, मतलब मैंने जो है एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि इतना माल जो है मैं इसको पहुंचाऊंगा सामने वाले पर्सन को। इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो बंदा है
17 साल का है, इसको मैंने हायर कर लिया या मैंने इसको बोला कि भाई ये जो गुड्स है इसको बेचने में मेरी हेल्प करो, तो ये सारे गुड्स इसको दे दिया मैंने, इसने जा करके इसको बेच दिया। ठीक है, अब कल को इसमें कुछ डिफेक्ट निकला, कोई भी प्रॉब्लम निकला, तो माइनर जो है ना वो लायबल नहीं होगा, माइनर लायबल नहीं होगा। वो इसके बिहाफ पे काम कर सकता है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट जो था वैलिड है, ठीक है, लेकिन लायबल नहीं होगा। फिर हमने पढ़ा था पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, तो ऐसे कौन से पर्सन होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते? सबसे पहले एलियन एनिमी। एलियन एनिमी मतलब दुश्मन देश, जो भी हमारे कंट्री से जिसके रिलेशन अच्छे नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अभी अगर पीस है, मतलब दोनों कंट्री के रिलेशन अच्छे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन अगर वॉर चल रहा है या हालात सही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, देश के खिलाफ नहीं जा सकते। दूसरा, कोई पर्सन अगर जेल में है, तो सजा दी गई हुई है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जेल से आने के बाद कर सकता है। फिर आता है फॉरेन सॉवरेन एंड एम्बेसडर। ये सब जो है बड़ी बड़ी गवर्नमेंट पोजीशन पे जो लोग हैं, ये लोग भी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर हमारा लास्ट चैप्टर आता है कंसिडरेशन। ये करने के बाद हमारा पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मतलब मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मैं नोट से लेके क्वेश्चन पेपर हर चीज अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। वेबसाइट को विजिट करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और प्लीज कमेंट करो कुछ, ठीक है, कि आपको अच्छा लगा नहीं लगा, जो भी है कमेंट करो, थोड़ा मोटिवेशन आएगा। बहुत मेहनत लगती है सब वीडियो बनाने में, बट आप सपोर्ट करेंगे तो अपने आप मोटिवेशन आएगा, ठीक है। चलो और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं कंसिडरेशन स्टार्ट करता हूँ। हमने स्टार्टिंग में जो एग्रीमेंट के मीनिंग में पढ़ा था, ठीक है, कि एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, उसमें एक लाइन थी कि विच फॉर्म्स अ कंसिडरेशन, तो वो यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के नहीं हो सकता, वो वैलिड नहीं माना जाएगा, रिटर्न में कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। तो कंसिडरेशन एक फाउंडेशन है वो हर कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। समथिंग इन रिटर्न, इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ ना कुछ चाहिए। यहाँ पर एक वर्ड आता है ऑब्जेक्टिव के लिए, क्विड प्रो क्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, क्या पता फिंग द ब्लैंक या कहीं ना कहीं पूछ ले। क्विड प्रो का मतलब होता है, क्विड प्रो क्यू का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या? समथिंग इन रिटर्न। फिर वैसे ही अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बदले हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन हम कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, तो उसको नुदम टेक्टम बोलेंगे, ठीक है भाई। प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, वो खतरनाक भी हो सकता है, बस मेरे हिसाब से तो नुडम टेक्टम है, ठीक है। बेयर प्रॉमिस मतलब ऐसा प्रॉमिस जिसका कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, रिटर्न में कुछ हम मांग ही नहीं रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, मीनिंग और डेफिनेशन के हिसाब से देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D, कंसिडरेशन मीन्स व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, इज डूइंग और प्रोमिसेस टू डू समथिंग, सच एक्ट और एब्सटेंस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। ठीक है, ये मीनिंग एक बार याद कर लेना। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक प्रोमिसर की डिजायर होना चाहिए कि मैं काम करवा रहा हूं तो अपनी मर्जी से उसको ये पैसा दे रहा हूँ, ठीक है। कंसिडरेशन जो है पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, या फ्यूचर में भी हो सकता है। मतलब तुम ये काम करके दो, मैं अभी दे दूंगा पैसा, ये तो अभी प्रेजेंट हो गया। मैं 1 साल या 1 महीने बाद दूंगा, फ्यूचर हो गया। या मैंने पहले ही पैसा, ये लो पैसा, 1 महीने बाद से यहाँ से काम स्टार्ट करना है अपने को, ये पास्ट हो गया। ठीक है, तो कंसिडरेशन इन तीनों चीजों में से कोई सा भी हो सकता है। फिर कुछ लीगल रूल्स है कंसिडरेशन के। सबसे पहले, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं आपका ये काम करता हूँ, इसके बदले आप मुझे 1000 रुपये दे देना, इसने बोला ओके ठीक है कर दिया, तो ये हो गया कंसीडरेशन प्रॉपर, ठीक है। लेकिन अगर इसने जो है कुछ बोला ही नहीं, मैंने बोला मैंने सीधा इसका काम कर दिया वॉलेंटरीली, अपनी मर्जी से काम कर दिया इसका, बाद में मैं इससे पैसे मांग रहा हूँ, तो वो नहीं कहला जाएगा कंसिडरेशन, ठीक है। तो मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन मस्ट बी डन ओनली एट द प्रोमिसर्स रिक्वेस्ट। जो प्रॉमिस कर रहा है वो ही बोलेगा कि भाई कंसिडरेशन दूंगा या मुझे चाहिए। ये ऊपर पढ़ा हमने, में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। नीड टू बी एडिक्वेट, मतलब 10,000 का फोन 5,000 में बेचा, वैलिड।
ठीक है, एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब कंसिडरेशन जो है कुछ गलत नहीं होना चाहिए, मतलब फेयर होना चाहिए, ठीक है, इक्वल होना जरूरी है कंसिडरेशन। अगर फेयर नहीं हुआ तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। 10,000 का फोन 20,000 में दे रहा हूँ, वो नहीं माना जाएगा। फिर मस्ट बी लॉफुल, इलीगल कंसिडरेशन जैसे हमने पढ़ा गांजा ड्रग्स दे रहा है, वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। मस्ट बी रियल, मतलब कंसिडरेशन जो है पॉसिबल, रियल या डेफिनेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है मैं मेरा ये काम कर दो, मैं फिर अपना खजाना ढूंढूंगा, ट्रेजर ढूंढूंगा, उसमें से जो मिलेगा तब मैं तुम्हें दे दूंगा, तो ये रियल नहीं है भाई, ये इल्यूशनरी है, मतलब मैंने बनाया है अपने मन में, तो ये भी कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है। वॉइड मतलब कोर्ट की नजर में उसका कोई भी अफेक्ट है ही नहीं, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन है। ठीक है, मतलब कंसिडरेशन नहीं होगा तब भी वो एग्रीमेंट वैलिड होगा, कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सबसे पहला नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इसमें क्या होता है कि रिटर्न है, रजिस्टर्ड है, और मैंने अपने क्लोज रिलेशन, अपने बहन को, भाई को कोई चीज, मतलब उसको पे कर रहा हूँ, उसके लिए मैं कोई चीज कर रहा हूँ, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे पैसे थोड़ी लूंगा, उस केस में वो वैलिड है। ठीक है, फिर कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरीली सर्विस, मतलब पहले मैंने काम किया था, काम पहले कर दिया, बाद में प्रॉमिस हुआ, ठीक है, तो वो भी वैलिड होगा। मैंने ऑलरेडी काम कर दिया, लेट बाद में जो है ना प्रॉमिसी ने बोला कि भाई मैं तुमको कंसिडरेशन दे दूंगा, तो भी वैलिड हो जाएगा वो। ठीक है, फिर टाइम बैड डेट, मतलब मैंने बोला कि भाई मैं तुम्हारा उधार जो है चुकता कर दूंगा, मेरे से भले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लो 1 साल का, मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हारा पैसा ऐसे करके दे दूंगा। अब यहाँ पर इसको बदले में, मतलब ये कुछ कर नहीं रहा है, फिर भी इसका जो पुराना हिसाब है इसको पैसा मिल रहा है, ये भी वैलिड माना जाएगा, लेकिन साइंड होना चाहिए और रिटर्न होना चाहिए। फिर एक स्पेशल केस आ गया चैरिटी में, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ इस ट्रस्ट को कि मैं आपको एक महीने में ये 10 लाख का डोनेशन दूंगा, ट्रस्ट मेरे लिए कुछ कर नहीं रहा है, समथिंग इन रिटर्न या कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी ये कंसिडरेशन वैलिड माना जाएगा। ठीक है, कंसिडरेशन बहुत सारे टाइप की है, वही पास्ट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट से जो पहले हुआ, प्रेजेंट कंसिडरेशन जो कॉन्ट्रैक्ट बना तभी हो गया, फ्यूचर बाद में दूंगा। ठीक है, फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसिडरेशन, मतलब ऐसी पार्टी जो जिसका कोई लेना देना ना कॉन्ट्रैक्ट से है, ठीक है, वो पर्सन जो है सू नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल ए जो है, ठीक है, उसने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कंसिडरेशन भी था, सब चीजें थी, वैलिड था, बाद में सी जो है इसका फ्रेंड या कोई भी, वो बी पे केस नहीं कर सकता कोई भी रीजन से, क्योंकि ये कंसिडरेशन और कॉन्ट्रैक्ट दोनों के जो है लिए स्ट्रेंजर है। अगर इसने कंसिडरेशन दिया होता बीच में तो सोचा जा सकता था, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये केस नहीं कर सकता क्योंकि ये पार्टी नहीं है। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर अनफुल कंसिडरेशन, वही ऐसा कंसिडरेशन जो लॉ की नजर में गलत हो, तो मान मैंने बताया जैसे गांजा वगैरह ये सब दे दिया, ठीक है, वही अनलॉफुल कंसिडरेशन होता है, सेक्शन 23 इसको डील करता है। कंसिडरेशन अनलॉफुल कब होगा, जब फॉरबिडन बाय लॉ होगा, है ना, फॉरबिडन बाय मतलब ये देखो, ए एग्रीज टू पे 10,000 रुपीज टू कमिट है, भाई 10,000 रुपये दूंगा यहाँ पर चोरी कर ले, ये लॉ के खिलाफ है, इसीलिए अनलॉफुल कंसिडरेशन माना जाएगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वॉइड हो जाएगा। वैसे ही डिफेक्ट्स दी प्रोविजंस ऑफ लॉ, मतलब लॉ को बाईपास किया, टैक्स बचाने के लिए कुछ फेक डील कर दिया, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं डील कर रहा हूँ किसी से अपना टैक्स बचाने के लिए, तो वो चीज भी वैलिड नहीं है। ठीक है, लॉ का लूप होल निकाला मैंने, या कोई भी ऐसा काम कर रहा हूँ जो इलीगल नहीं है, लेकिन उसका इंटेंशन लॉ को छुपा के करना हुआ, लॉ को बिना बताए करना हुआ, तो भी वॉलिड, तो भी वॉइड होगा। फिर आता है फ्रॉडुलेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने का इंटेंशन ही था कि फ्रॉड करूंगा, आगे जाके मैं इसको एड़ा बनाऊंगा, इसको चीट करूंगा, इसको मैं मतलब लूट लूंगा, तो भी मतलब फेक डॉक्यूमेंट बना के अगर मैंने वैसा पैसा ले लिया उससे, तो वो कंसिडरेशन भी वैलिड नहीं था, जब कंसिडरेशन वैलिड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा।
फिर आता है कॉजेज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, मतलब अगर एग्रीमेंट किसी दूसरे पर्सन को फिजिकली, मेंटली या फाइनेंशियली हार्म पहुंचाता है, वो भी अनलॉफुल होगा। मतलब देखिए, ए ने बोला कि मैं तुमको पैसे दूंगा, बी की प्रॉपर्टी डैमेज कर दो भाई, तो इसमें इसका जो है बेचारे का नुकसान हो रहा है, तो ये चीज भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं कहलाई जाएगी। वैसे ही आता है इमोरल। इमोरल मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट, समाज के खिलाफ कोई ऐसा काम मैं कर रहा हूँ, जैसे देखो प्रोस्टिट्यूशन रिलेटेड एग्रीमेंट, अगर हमने सोसाइटी की एथिकल स्टैंडर्ड मतलब जो है उसको वायलेट कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है। फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, मतलब ओवरऑल अपनी नेशनल जो कंट्री है उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर हम कंसिडरेशन कर रहे हैं, जो ऐसे एग्रीमेंट सोसाइटी को हार्म करते हैं, तो वो लॉ अलाउ नहीं करता है। ठीक है। ब्राइबरी, समथिंग इन रिटर्न है, मैं पैसे दे रहा हूँ, मेरा वो काम करके दे रहा है, लेकिन ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। ठीक है। ट्रैफिकिंग, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, फिर एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद जस्टिस, ये सारी चीजें। यहाँ पर अपना कंसिडरेशन भी कंप्लीट होता है। ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया वो मैं एक बार बता देता हूँ। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया, उसका मीनिंग, इंट्रोडक्शन, बेसिक चीजें पढ़ी, एग्रीमेंट से रिलेटेड, फिर काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो क्लासिफाई था परफॉर्मेंस के बेस पे, एग्जीक्यूशन के बेस पे, फिर ऑफर ऑफ प्रपोजल, फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड पढ़ा, कैपेसिटी, अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, वो, फिर लास्ट में हमने कंसिडरेशन पढ़ा। ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा जो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन कंप्लीट हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर करना। मेरी जो नोट्स है डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, मेरी ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर आपको सारे फ्री नोट्स, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। वैसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बेल आइकन को दबा के रखो नेक्स्ट रिविजन लेक्चर्स के लिए, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं तो बहुत जरूरत पड़ेगी आपको।